दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित की आज की कवर स्टोरी में दिखाएंगे 14 दिन के आंदोलन के बाद आखिरकार झुकी सोरेन सरकार। सोरेन सरकार के मंत्रियों और छात्रों के डेलीगेशन में बातचीत शुरू। क्या निकलेगी सुलह की राह? इसके बाद बिग स्टोरी में आप देखेंगे नीट पेपर लीक पर सीबीआई वेरीफाइड खुलासे। नीट पेपर कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, लीक किसने किया, ये सारे खुलासे करने वाली सीबीआई चार्जशीट एबीपी न्यूज को मिल चुकी है, जिसको आज हम करने वाले हैं डीकोड। और रात 9:30 बजे स्पेशल स्टोरी में बादल फाड़ तबाही की अगस्त क्रांति। बारिश के पानी में डूबते महानगरों से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर के पहाड़ तक कैसे बाढ़ और बारिश की आफत में डूबे हुए हैं, तस्वीरें आपको हैरान और परेशान करेंगी। और जनहित की शुरुआत इस वक्त झारखंड से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। 14 दिन के बाद आंदोलनकारी छात्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में ये बातचीत इस समय भी जारी है। इस बातचीत में 10 छात्रों का डेलीगेशन मौजूद है। सोरेन सरकार के 4 मंत्रियों से छात्रों की बातचीत चल रही है। छात्रों के डेलीगेशन ने मंत्रियों के सामने अपनी मांगें रख दी हैं, जिसको लेकर बीते 14 दिनों से इन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या आज की इस बातचीत के जरिए कोई राह निकल आएगी? क्या छात्रों की सभी मांगों को सरकार मान लेगी? क्या छात्रों का आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का हमें इंतजार है। बातचीत इस समय भी जारी है। छात्रों और मंत्रियों के बीच ये बातचीत तकरीबन 1 घंटे से चल रही है। सरकारी डेलीगेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंत्री सुदिव्य सोनू और चमरा लिंडा के साथ कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह और आरजेडी से संजय यादव इस बैठक में मौजूद हैं। और जिस स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक चल रही है, वहां से शशांक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और धरने वाली जगह से अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शशांक, आपका रुख करते हुए, बीते 1 घंटे से लगातार बैठक जारी है, अब तक का कोई भी लब्बो-लुआब क्या निकलकर सामने आया है? वो कौन कौन सी मांगे हैं छात्रों की जिस पर सहमति आज बन सकती है? शशांक। देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि छात्रों ने प्रमुखता से अपनी मांगे अंदर बैठक में सरकार के डेलीगेशन के समक्ष रखी हैं। पहली मांग ये है कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा में जो धांधलियां हुई हैं उसकी सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। राज्य सरकार जो सीआईडी जांच करा रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। दूसरा मांग की गई है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा जो है उसको रद्द किया जाए। फिलहाल इस परीक्षा को सरकार ने स्थगित किया है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि रद्द किया जाए। जो सरकार का डेलीगेशन है, चारों मंत्रियों ने ध्यानपूर्वक बातें सुनी हैं। अब सरकार के डेलीगेशन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है उसका हमें इंतजार है। देखिए, आज धरना प्रदर्शन का 14वां दिन है। कल ही हेमंत सोरेन का बयान आ गया था कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हुए हैं। तो छात्रों ने पहले तो 11 लोगों का नाम भेजा था डेलीगेशन के लिए, लेकिन उसमें 2 तकनीकी जानकार, एक वकील का भी नाम डाल दिया गया था, जिस पर सरकार को आपत्ति थी। हाँ। उसके बाद आज स्टूडेंट्स ने 10 लोगों का नाम भेजा। जैसे ही कोई बड़ी बात निकलकर सामने आती है हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। धरने वाली जगह से अवधेश मिश्रा हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। अवधेश, अभी वहां पर क्या हालात हैं? छात्र किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं और अगर कुछ छात्रों से आप बातचीत कर पाएं? बिल्कुल, एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी है यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी को इंतजार है कि जब बातचीत खत्म होगी तो कोई अच्छी खबर आएगी और इसी मंच से अनाउंसमेंट होगा। जो छात्र इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं, कुछ उन्होंने खाया नहीं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपके जो साथी हैं वो बातचीत के लिए गए हैं, क्या संदेश आप लोगों ने भेजा है अपने जरिए उनको, उनके माध्यम से? हम लोग का 3 डिमांड, हम लोग डेलीगेशन टीम को साफ साफ इंदिरा दी गया है कि जो हम लोग 3 डिमांड्स है, सरकार से बस 3 डिमांड नहीं करनी, 3 ही मांग पर करना है। पहला सीबीआई इंक्वायरी, दूसरा टीडीपीएल एजेंसी के तहत जितने भी एग्जाम हुए और जिन अवैध तिवारी जिन एग्जाम में संलिप्तता पाई गई वो एग्जाम को तत्काल रद्द किया जाए, और तीसरा रिफॉर्म। यही 3 हम लोग का डिमांड है। अगर सरकार कहती है कि चलिए बीच का रास्ता निकालते हैं, थोड़ी आपकी थोड़ी हमारी, तब? जी बिल्कुल नहीं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, ये जब से इनकी सरकार बनी है तब से इनके बातों में हम लोग उलझते चले आए हुए हैं और हम लोग ना ठान लिया है, आर पार की लड़ाई है, सरकार को माननी होगी। सीबीआई इंक्वायरी को जरूर परमिशन देना होगा
और जो भी एग्जाम में धांधली हुई है तो तत्काल एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको कि जो वार्ता है वो सफल होगी? देखिए, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि ये बस एक आश्वासन है। अब वो गए हैं डेलीगेट्स टीम, उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि हमारी कितनी मांगों को मुखरता से रखा गया है और वो कितनी हमारी मांगों को वो रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो हमारी मांगों को, एक भी मांगों को अगर वो नकारते हैं तो फिर हम आप लोग यहाँ डटे रहेंगे। देखिए, जो छात्र हैं उनका साफ तौर से कहना है कि मांगे मानी गई तो ठीक है, वरना हम तो 14 दिन से बैठे, 6 महीने भी बैठ लेंगे। तो छात्रों का फिलहाल यहाँ से जो डेलीगेशन गया है उनका ये मूड तो एकदम नहीं कि बीच का रास्ता निकलेगा। बाकी अब क्या स्थिति वहाँ पर बनती है, किस तरीके से बातचीत होती है, हम इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं अब देश के कम से कम सरकार इन छात्रों की तमाम बातों को मान ले, ताकि ये छात्र अपने घरों को जाएं और वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई को नए सिरे से आगे बढ़ा सके। अवधेश मिश्रा आपका और साथ ही शशांक आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही कोई रास्ता निकलता है, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे। तो झारखंड के छात्रों और सरकार के मंत्री बातचीत की टेबल तक पहुंच गए हैं। 1 घंटे से बातचीत जारी है, लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको अब बताएंगे। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ 25 जुलाई को ही आंदोलन शुरू हो गया था। 2 अगस्त को कुछ छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जंतर मंतर के बाद रांची में शुरू हुए इस आंदोलन को बीजेपी और एनडीए ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। 5 अगस्त को आंदोलन के 12वें दिन रांची के एसडीओ और एडीएम ने छात्रों से मुलाकात की, बातचीत की पहल की गई। 5 अगस्त को ही सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की टीम बनाई। 6 अगस्त को छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से इनकार किया, मीडिया की मौजूदगी में खुले में बातचीत की मांग रखी। 11 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल का ऐलान किया, जिसमें 2 पत्रकार और 1 वकील शामिल थे। लेकिन सोरेन सरकार ने छात्रों पर अपने डेलीगेशन से पत्रकारों और वकील को हटाने के लिए दबाव बनाया। आज यानी 7 अगस्त को एडीएम और एसडीओ ने छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने अपने प्रतिनिधि मंडल से पत्रकारों और वकीलों को हटा दिया। सरकार से बातचीत के लिए 10 छात्रों की टीम बनाई गई। शाम के वक्त रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सोरेन सरकार के 4 मंत्रियों और 10 छात्र प्रतिनिधियों में वार्ता शुरू हुई। सरकार के साथ बातचीत के लिए जाने से पहले डेलीगेशन में शामिल छात्र नेता रविंद्र पासवान ने यह क्लियर कर दिया कि अगर सरकार ने छात्रों की एक भी मांग नहीं मानी तो बातचीत असफल मानी जाएगी और छात्रों का धरना यूं ही चलता रहेगा। एक भी मांग उससे कम हुआ तो हम लोग ये वार्ता को सफल नहीं मानेंगे और अपना अनिश्चितकालीन धरना को जारी रखेंगे। हमारी जो भी मुख्य मांग है उसको 3 कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला रद्द, दूसरी जांच और तीसरी रिफॉर्म्स। रद्द के अंतर्गत जेएसएससी सीजीएल को हम लोग प्रमुखता से रद्द करने का मांग कर रहे हैं। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द करने का हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अभय तिवारी का जिन एग्जाम में इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोग रद्द करने का मांग कर रहे हैं। जांच में हम लोग सीबीआई और ईडी दोनों जांच मांग रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है जेपीएससी जेएसएससी में, उसका हम लोग मांग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे छात्रों का सब्र अब जवाब देने लगा था। सरकारी परीक्षा सिस्टम के 27 छात्रों का दर्द आंखों से आंसू बहकर छलकने लगा था। हालांकि सरकार की ओर से अधिकारियों ने कई बार छात्रों से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों की मंशा छात्रों की मांगों को सुनना कम और बातचीत के लिए सरकारी शर्तें थोपना ज्यादा रही। आज भी रांची के एडीएम और एसडीएम ने छात्र नेताओं से मुलाकात की। सरकारी नुमाइंदे छात्रों से मुलाकात के बाद लौटने लगे तो उनसे पूछा गया कि बातचीत का मुद्दा क्या था, तो सरकारी बाबू बोले कि वो तो छात्रों के सुख दुख जानने आए। लेकिन मंच पर मौजूद छात्रों ने तुरंत ही सरकारी तिकड़म की पोल खोल दी। आपको रांची के एडीएम और छात्र नेता दोनों की बातें जरूर सुननी चाहिए। लोगों का सुख दुख पूछने आए थे, सिर्फ सुख दुख पूछने, सुख दुख कुछ समस्या है वो पूछने के लिए। कहना था कि सरकार डेलीगेशन के लिए तैयार है, आप लोग तैयार हैं कि नहीं? तो हम लोग तो पहले प्रस्ताव भेज दिए हैं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल भी भेज दिया गया है, नाम प्रस्ताव भी चला गया है। सरकार तरफ से कहना है कि केवल छात्र आने चाहिए, तो हम लोग का आश्वासन है कि हम लोग केवल छात्र ही जाएंगे और हमारी मांगे जो है सर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। झारखंड की सरकारी परीक्षाओं में गोरखधंधे की वजह से इस सूबे के न जाने कितने पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आज मारे मारे फिर रहे हैं।
अब मैं आपको 4 ऐसे लोगों की आपबीती दिखाती हूं जो झारखंड की परीक्षाओं में हुई धांधलियों के पीड़ित हैं। उनकी बातें सुनकर सरकारी सिस्टम में घुसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप गुस्से से भर उठेंगे। गौर से सुने, ध्यान से सुने। झारखंड की हबीबा, जयदेव महतो, आरती पांडे और विनय महतो क्या बोल रहे हैं, आखिर वो क्यों बीते 14 दिन से रांची में आंदोलन कर रहे हैं। जो 2021 में मैंने जेपीएससी दी थी उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, बट फिर भी लगा कि नहीं, शायद मेरे में कमी रह गई होगी, 100% नहीं दिया होगा, तो मैंने फिर से तैयारी की शुरू की और 2024 में मैंने एग्ज़ाम दिया। उसमें भी मैंने बहुत मेहनत की थी, उसमें लगा था कि मेरा हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई क्योंकि उसमें भी बड़े मात्रा में धांधली हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अभी जो इस बार जो दिए हैं इसमें तो कहना ही नहीं है। जो 103 तो सीट ही है मात्र, उसमें से 90 सीट तो बेचे जा चुके हैं, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है होने का। मैंने जेपीएससी का 2 अटेम्प्ट दिया हुआ था। जब मैं मास्टर्स कर रहा था आईआईटी बीएचयू से, तब मैंने एक बार एक जेपीएससी का शायद 10th या 11th जेपीएससी होगा उसको दिया था। उसके बाद जब मैं आईआईटी धनबाद से पीएचडी कर रहा था तो फिर मैंने दूसरा जेपीएससी का अटेम्प्ट दिया था। पीएचडी पास आउट करने के बाद जस्ट तुरंत बाद में अमेरिका चला गया था अपनी पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से अपना पोस्ट डॉक्टरेट कंप्लीट किया। फिर मैं वहीं पे रिसर्च फाउंडेशन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहा था। कहीं ना कहीं मन में दुख होता है, कशिश होता है कि झारखंड के एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब इंटरव्यू दिया है और मेरा रिजल्ट 2 साल से सर गायब है। कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए दिया? नहीं, आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्लोज द यूनिवर्सिटी नेम, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको पर्सनली आपको सेंड कर सकता हूँ। झारखंड का तो नोटिफिकेशन आता कैंसिल होता है। अभी तक तो झारखंड में मेरा एक रिजल्ट क्लियर हुआ है अभी, लेडी सुपरवाइजर, जिसको महिला पर्यवेक्षिका बोलते हैं। ये जब नोटिफिकेशन निकला था ना, तो उसमें ना क्लियर नहीं था, मेंशन नहीं था कि हमको ऑनर्स पेपर लेना है कि सब्सिडरी लेना है। तो मेरा सब्सिडरी पेपर साइकोलॉजी था, तो फॉर्म भरे, मेरा हो गया, रिजल्ट आया, डीवी करवाए। डीवी करवाने के बाद ना आयोग बोलती है, जो जेएसएससी है वो बोलती है कि नहीं, मुझे ना ऑनर्स पेपर चाहिए, सब्सिडरी वाले नहीं चाहिए। नहीं था मेंशन। 3 पेपर की परीक्षा हुई थी। पेपर बिका है, उसमें तो फर्जी सर्टिफिकेट खरीद के लोग घुसे। 18 बार तो वो डेट दिया है, 18 बार सरकार नोटिफिकेशन डेट दिया, एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। सरकार ने 18 बार उसका एग्जाम दिया, 5 बार फॉर्म भरवाया। हमें लगता है कि 3 बार एग्जाम हुआ। कब दिए एग्जाम? जब हुआ तब दिए। 23 में 2 बार हुआ था, 24 में हुआ था और हम लोग वही एग्जाम दिए थे। हुआ ये जो लास्ट टाइम ज्वाइनिंग हुआ है, इसमें भी हम लोग पेपर लीक का आरोप लगाए। आरोप मेरा सही था, सरकार ने भी हमारे आरोप को माना, सीआईडी जांच का ये दिया। छात्रों की आवाज आपने सुन ली। इस वक्त पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक की चर्चा है। सड़क से लेकर संसद तक पेपर लीक पर चिंताओं का दौर चल रहा है। नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद को चलने नहीं दे रहा और झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक पर प्रदर्शनकारी छात्रों और सोरेन सरकार के बीच बातचीत शुरू होने के बाद अभी भी तनातनी है। पेपर लीक पर जेन जी के गुस्से को अब जायज भी ठहराया जा रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि दोबारा कोई पेपर लीक नहीं होगा? इसके लिए पेपर लीक की समस्या की जड़ को समझना होगा, पेपर लीक के सिस्टम पर सीधा अटैक करना होगा, पेपर लीक की आपस में जुड़ी कड़ियों को तोड़ना होगा, पेपर लीक के सोर्स को खत्म करना होगा। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि पहले यह पता चले कि पेपर लीक का सोर्स क्या है। आज हम इसी सोर्स का खुलासा करने वाले हैं। नीट पेपर लीक में सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। यह चार्जशीट एबीपी न्यूज के पास है, लेकिन हम आपको अभी चार्जशीट दिखा नहीं सकते क्योंकि कोर्ट इस चार्जशीट पर 10 अगस्त को संज्ञान लेगा। लेकिन हमने नीट पेपर लीक पर सीबीआई की पूरी चार्जशीट पढ़ डाली, उसका विश्लेषण कर लिया, उसके एक एक पन्ने पर दर्ज जानकारियों को समझा है और अब हम इसी चार्जशीट के आधार पर जनहित में नीट पेपर लीक की पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करने जा रहे हैं। चार्जशीट में सभी 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। चार्जशीट में 360 गवाह, 442 दस्तावेज और 43 सबूत शामिल हैं। डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन और एक्सपर्ट की राय भी इसमें लगाई गई है। सबसे पहला जवाब आपको बताते चले जो सीबीआई चार्जशीट में है वो ये है कि नीट पेपर लीक का सोर्स क्या था।
अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर बेहद गंभीर सवाल उठाता है, क्योंकि नीट का पेपर लीक उस जगह से हुआ जहां से पेपर सेट करने की शुरुआत की जाती है। एनटीए के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिन्होंने नीट का पेपर सेट किया वही पेपर लीक के सोर्स हैं। मनीषा गुरुनाथ मंधारे, बॉटनी और बायोलॉजी एक्सपर्ट, प्रहलाद विठ्ठलराव कुलकर्णी, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और मनीषा संजय हवलदार, फिजिक्स एक्सपर्ट। ये तीनों ही नीट का पेपर तैयार कर रहे थे और तीनों ही नीट का पेपर लीक भी कर रहे थे। सीबीआई चार्जशीट में इन तीनों ही एक्सपर्ट टीचर्स की पूरी कारस्तानी का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इन्होंने कैसे पेपर लीक किया, इसका जो खुलासा चार्जशीट में हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है। नीट पेपर सेट करने या ट्रांसलेट करने वाले एक्सपर्ट टीचर 3 तरह से पेपर लीक कर रहे थे। एक तरीका प्रश्नों को एनसीईआरटी की किताब में मार्क करके बाहर ले जाना, दूसरा तरीका सवालों को मुंह जुबानी याद कर लेना, और तीसरा तरीका सवालों को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। इसके बाद तीनों एक्सपर्ट टीचर होटल लौटकर दोबारा से सारे सवालों को लिख लेते। लेकिन फिर सवाल है कि एनटीए की जिस कॉन्फिडेंशियल फैसिलिटी में नीट के पेपर सेट होते हैं, क्या वहां से पेपर लीक होना इतना आसान काम होता है कि पेपर सेट करने वाले टीचर ही पेपर लीक कर रहे थे? तो इसका जवाब भी सीबीआई चार्जशीट में दिया गया है। एक्सपर्ट की एंट्री एग्जिट पर फ्रिस्किंग या चेकिंग नहीं होती थी। सीसीटीवी बैकअप सिर्फ 20 से 25 दिनों का होता था। एक ही एक्सपर्ट को कई स्टेज पर पूरा मास्टर सेट देखने का मौका मिलता था। पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट को ब्लैक शीट रफ वर्क के लिए दी जाती। सीबीआई चार्जशीट में एनटीए की पेपर सेटिंग प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है और इस पूरी प्रक्रिया में कैसे लूप होल्स का फायदा उठाया गया है, इसका खुलासा भी सीबीआई चार्जशीट में किया गया है। सबसे पहले समझिए कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया आखिर क्या होती है। इसमें पहला स्टेज होता है आइटम राइटिंग। इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट सवाल और उनके ऑप्शन तैयार करते हैं। वो नहीं जानते कि उनके सवाल फाइनल पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरा होता है मॉडरेशन स्टेज। इसमें मॉडरेटर्स 4 मास्टर सेट तैयार करते हैं और हर सेट में 180 सवाल होते हैं। तीसरा होता है वेटिंग स्टेज। इसमें मॉडरेटर्स द्वारा बनाए गए सेट्स को हल किया जाता है। सवालों से जवाब मैच हो, इसे सुनिश्चित किया जाता है। फिर आता है ट्रांसलेशन स्टेज, यानी फाइनल सेट्स को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। और फिर अंत में आता है बैक ट्रांसलेशन स्टेज। इसमें क्षेत्रीय भाषा से वापस अंग्रेजी में अनुवाद करके जांचा जाता है कि सवालों का मतलब सही निकल रहा है या फिर नहीं। नियम यह है कि हर स्टेज पर अलग अलग एक्सपर्ट होने चाहिए। किसी एक एक्सपर्ट को सभी 4 फाइनल सेट्स ना दिखें। लेकिन नीट पेपर लीक की चार्जशीट में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है कि कई एक्सपर्ट एक से ज्यादा स्टेज में शामिल थे। मॉडरेशन के बाद से एक्सपर्ट को फाइनल सेट्स का पूरा एक्सेस मिल गया। ट्रांसलेशन स्टेज पर एक ही एक्सपर्ट को सभी 4 मास्टर सेट्स दिख गए। इन्हीं 4 सेट्स में से 2 को फाइनल पेपर सेट के तौर पर चुना गया था। लीक हुए सवालों में सबसे ज्यादा इन्हीं 2 फाइनल सेट से मैच हुए हैं। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक नीट पेपर लीक सिर्फ 3 एक्सपर्ट टीचर्स की साजिश नहीं थी, बल्कि वो तो पेपर लीक के संगठित नेटवर्क का सिर्फ एक पार्ट था, जिसे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के संचालक, बिचौलिए और कुछ छात्रों की मिलीभगत से तैयार किया गया था। अब हम आपको नीट पेपर लीक का पूरा फ्लो चार्ट भी दिखा देते हैं। सबसे ऊपर है पेपर लीक के सोर्स, यानी नीट पेपर सेट करने वाले एनटीए के 3 एक्सपर्ट टीचर मनीषा हवलदार, मनीषा मंधारे और पीवी कुलकर्णी, जो खुद भी अपनी कोचिंग में छात्रों को पेपर बेचते थे। दूसरे कोचिंग सेंटर मालिकों को भी पेपर मुहैया करवाते थे और बिचौलियों को भी पेपर बेचते थे। इसके बाद कोचिंग सेंटर वाले अपने स्टूडेंट्स को लीक पेपर बेचकर पैसे कमाते। बिचौलिए अलग अलग राज्यों में अपने नेटवर्क के लोगों को पेपर बेचते थे। इस पूरे नेटवर्क को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बेनकाब किया है, जिसमें इस नेटवर्क के मेन चेहरों के बारे में बताया गया है। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर संचालक, रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस गैंग के साथ मिलकर लीक पेपर कैंडिडेट्स को उपलब्ध करवाया। मनीषा वाघमारे ब्यूटिशियन,
छात्रों को पेपर लीक रैकेट से जोड़ती थी। धनंजय लोखंडे बिचौलिया मनीषा वाघमारे से पेपर लेकर कई छात्रों से सौदा किया। शुभम खैरनार बिचौलिया धनंजय लोखंडे से पेपर लेकर टेलीग्राम पर सवालों की पीडीएफ बनाई। यश दाव ये भी बिचौलिया है। शुभम को 15 लाख रुपए देकर लीक पेपर की पीडीएफ खरीदी थी। इसके बाद मांगीलाल बिमाल ये भी बिचौलिया शुभम से नीट पेपर के लिए 45 लाख रुपए में डील की। मनोज शिरुरे पेशे से डॉक्टर, आरोप है कि इसने छात्रों को केमिस्ट्री के लीक क्वेश्चन पेपर दिलाए। हर्षद कुमार शाह पुणे में कोचिंग फैकल्टी, आरोपी मनीषा हवलदार से फिजिक्स के पेपर लिए। सीबीआई चार्जशीट में नीट पेपर लीक को लेकर जो खुलासे किए गए हैं उसका सार ये निकलता है कि एनटीए के एक्सपर्ट टीचर ही पेपर लीक के एक्सपर्ट निकले। गोपनीय प्रक्रिया के दौरान ही पेपर लीक को अंजाम दिया गया। लीक पेपर सर्कुलेट करने के लिए पुणे और लातूर में सीक्रेट रिवीजन सेशन आयोजित किए गए। ये पेपर लीक महाराष्ट्र से शुरू होकर टेलीग्राम ऐप के जरिए हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचा। पेपर लीक नेटवर्क ने इसके जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया, जिसके सबूत सीबीआई को मिले हैं। नीट पेपर लीक एक ऐसी केस स्टडी है जिसमें सरकारी पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करने के लिए सबक सीख सकते हैं, क्योंकि इस एक पेपर लीक ने 20 छात्रों को सुसाइड करने पर मजबूर किया। देश के जन जी को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर किया और सरकार को भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने पर मजबूर किया। लेकिन राहत की बात यह है कि नीट पेपर लीक के बाद अब सिस्टम की नींद टूट चुकी है। सरकारें पेपर लीक को अब गंभीरता से ले रही हैं। हमारे देश में पेपर लीक का लंबा इतिहास रहा है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन नीट पेपर लीक ने छात्रों के सब्र का बांध तोड़ दिया और सरकार को पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाने, कड़ा कानून बनाने के लिए मजबूर किया। अब केंद्र सरकार नीट एग्जाम के पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया है कि एनटीए की 8 मुख्य परीक्षाओं में से सिर्फ नीट ही पेपर पेन फॉर्मेट में आयोजित की जाती है, लेकिन अब नीट परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में करवाने पर विचार किया जा रहा है। हलफनामे के मुताबिक इससे नीट परीक्षा की सुरक्षा मजबूत होगी। पेपर लीक जैसे घटनाओं की आशंका घट सकती है। अब आगे इसको पूरी तरह से रोक पाने में सरकारों को कैसे कामयाबी मिलेगी, नीट को लेकर बार बार दोबारा प्रश्न खड़े नहीं हो, छात्रों को राहत मिले, हमारे छात्र पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस करें बजाय इसके कि देश के दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर या रांची के एक स्टेडियम में बैठकर उनको विरोध करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, धरना देना पड़े। ये इस देश के लिए, हमारे छात्रों के लिए, हमारे जनजी के लिए कतई ठीक नहीं और सरकार को पूरी गंभीरता इस मुद्दे को लेकर अब बरतनी ही होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आइए अब आपको बिहार पुलिस की चुस्ती फुर्ती यानी क्विक एक्शन का एक नमूना दिखाते हैं। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य है, जन विश्वास संकल्प हमारा। तो सबसे पहले राजधानी पटना में ही पुलिस की मौजूदगी पर से विश्वास उठ जाने का एक ट्रेलर देखिए। ट्रेलर आपने देख लिया, जलती हुई गाड़ियां देख ली। अब इसमें बिहार पुलिस से विश्वास क्यों घटा, उसे विस्तार से समझ लें। राजधानी पटना में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस ने एक लड़के को कुचल दिया, उसकी जान ले ली। इसके बाद हाईवे के दोनों साइड के गांव वालों ने भयंकर आगजनी की, बस को खाली करके उसे आग के हवाले कर दिया। इतने से गुस्सा नहीं भरा तो फिर पुलिस की 3 जीपों में आग लगा दी। सड़क किनारे खड़ी कई बाइक जला दी गई। यहां से आगे बढ़कर भीड़ ने ट्रैफिक पुलिस की 2 पोस्ट पर हमला कर दिया। दोनों पोस्ट पर जो पुलिस वाले थे जान बचाकर उन्हें भागना पड़ा। भीड़ ने एक पोस्ट में आग लगा दी, दूसरे में तोड़फोड़ करके सारा सामान लूट लिया और इसके बाद लोग मनीष महतो नाम के लड़के के शव को लेकर हाईवे पर उसे रखकर बैठ गए। नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया गया। पटना पुलिस की निडरता का नमूना तो आपने देख लिया कि उसके सिपाही चौकी छोड़कर भाग गए। दूसरा नमूना ड्यूटी के प्रति निकृष्टता का था।
ये सारा उपद्रव राजधानी पटना में हुआ। उसके बाद भी पुलिस को पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लग गया। यानी भीड़ हाईवे पर आकर आग लगाकर हाईवे से उतरकर गांवों में लौट गई। लेकिन पटना पुलिस को हेलमेट और जैकेट पहनकर डंडे लेकर स्पॉट तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। अब देर से पहुंची तो कुछ तो एक्शन दिखाना ही था, तो जहां जो भी मिला उसे फटकारना शुरू कर दिया। कुछ को डंडे मारे गए, किसी के बाल पकड़कर इंक्वायरी कर ली और कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये सब कुछ पूछा जा रहा था। घटनास्थल पर देर से पहुंचने के बाद जो भी रस्म अदायगी होती है वो पटना पुलिस ने पूरी तरह से निभा ली। हालांकि बीते कुछ महीनों में बिहार पुलिस ने कई बार क्विक एक्शन भी दिखाया है और ये एक्शन हेडलाइन भी बना। पहला नमूना तो 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर था, जो सरेंडर करके भी पुलिस के हाथों मारा गया। बहुत बवाल भी हुआ था। फिर 22 जुलाई को पेपर लीक के मुद्दे पर पुलिस ने पटना में खूब आंसू गैस, वाटर कैनन चलाई, लाठियां भाजने में कसर नहीं छोड़ी। 25 जुलाई को तो सिवान में छात्रों पर AK-47 ही तान दी, जिसे लेकर आज भी पूरे देश में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। 4 अगस्त को भी पटना के आयकर चौराहे पर अपनी बहादुरी दिखाई, जमकर वाटर कैनन चलाई, कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। लेकिन पटना में भीड़ ने हाईवे पर आकर आग लगा दी, पुलिस की प्रॉपर्टी जला दी गई। पर यहां पुलिस वाले पूरी लेट लतीफी के साथ पहुंचे। अक्सर फिल्मों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा सिर्फ रील में नहीं, रियल में भी देखने को मिला। सुबह 9:30 बजे पटना के 0 माइल चौक पर एक्सीडेंट हुआ। भीड़ तभी जमा हो गई। आधे घंटे के बाद यानी जब सुबह 10 बजे भीड़ ने बस में आग लगाकर आगजनी की शुरुआत की। 11 बजे तक भीड़ ने पुलिस चौकी, पुलिस की 3 जीप, सड़क पर कई बाइकें जो रखी हुई थी उसको जला दी गई। पटना के कई थानों से पुलिस फोर्स 11 बजे पहुंची। 12 बजे के बाद तब जाकर हालात कहीं काबू में आ पाया। पटना के 9 अलग अलग थानों से फोर्स जमा हुई। तब तक यह हालात थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी रोक रखा था, आग बुझाने नहीं दे रही थी। दोपहर 1 बजे कहीं जाकर हालात थोड़े सामान्य हुए और नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम खुला। और जब इतना सब हो गया तो उसके बाद नेता एक्टिव हो गए और उसके बाद तो जो राजनीति शुरू हुई वो अब तक जारी है। मृतक परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भीड़ को किसने उकसाया, आगजनी किसने की, इसकी भी जांच होगी और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी, जिस तरह से लोगों का गुस्सा देखने को मिला, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में शासन और प्रशासन पर, सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं रह गया है। बिहार में सम्राट सरकार पूरी तरह से फेल है। जनहित की इस खबर पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। झारखंड के छात्रों को लेकर हमने जनहित की शुरुआत में ही पूरी डिटेल आप तक पहुंचा दी थी और इस समय बड़ी खबर यह है कि रांची में छात्रों और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक ये बैठक चली है। सरकार से बातचीत सकारात्मक रही, छात्रों की ओर से ये जानकारी दी गई है। सरकार ने हमारी मांगों को जायज माना है, छात्र ये बोल रहे हैं। जिस स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक चल रही है वहां से शशांक कुमार, जहां पर खत्म हो गई है अभी भी, शशांक कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब शशांक, बैठक खत्म रही, बैठक सकारात्मक रही, छात्र निकल रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए, क्या माहौल है, क्या बता रहे हैं छात्र? देखिए, बैठक जो है करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चली है। मंत्री जो 4 थे वो और छात्रों का जो डेलीगेशन वो बाहर आया और यही कहा गया कि तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। छात्रों का कहना है कि सरकार ने हमारी मांगों को जायज माना है। उन्होंने अंदर मांग की है कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई ईडी से जांच कराई जाए। इन लोगों ने यह भी मांग की है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। सरकार ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। हालांकि यहाँ पर देखिए धक्का धुक्की वाली स्थिति है और क्या कुछ बातचीत हुई है ये अभी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत ही सकारात्मक माहौल में जो है वो बातचीत हुई है। देखिए सारे मंत्री निकल गए हैं और जो छात्रों का डेलीगेशन है वो भी यहाँ से निकल रहा है। प्रशासन की गाड़ी से इन लोगों को वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है वो ले जाया जा रहा है। छात्रों का आंदोलन जो है वहीं पर जारी है, लेकिन बैठक जो है बहुत पॉजिटिव रही है, बहुत सकारात्मक माहौल में रही है। देखिए हम छात्रों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहद धक्का धुक्की वाली स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है।
छात्रों ने ये जरूर कहा है कि हमारी मांगों को सरकार ने कहा है कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। हालांकि ठीक है, सरकार का और रुख क्या शशांक, होता है? आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। आप कोशिश कीजिए कि उनसे बातचीत हो पाए। अभी तो फिलहाल छात्र यहां से निकल रहे हैं सकारात्मक बातचीत के साथ, लेकिन क्या आज अपना धरना खत्म करेंगे? सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली हैं, इस बारे में स्पष्टता नहीं है। जैसे ही जानकारी सामने आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए वक्त है अब जनहित स्पेशल का। दरकते पहाड़, खतरा, कोहराम, उफनता पानी, मतलब तबाही। मॉनसून जब खतरनाक रूप लेता है तो हर तरफ ऐसा ही मंजर दिखता है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से बरस रही आफत, मुश्किल में इंसानी जान। गांव-गांव, शहर-शहर, मूसलाधार मुसीबत बरसी, बादलों की अगस्त क्रांति। बादलों की अगस्त क्रांति, जी हां, इस वक्त देश के 18 राज्यों में भयंकर बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मॉनसून बेहद खतरनाक तेवर दिखा रहा है, जिसका एक ट्रेलर हमने आपको अभी दिखा दिया। लेकिन जनहित स्पेशल में आज सबसे पहले बात देश के दिल यानी राजधानी दिल्ली की ही कर लेते हैं। दिल्ली में 2 दिन से लगातार कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। आज सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कितनी बारिश हुई पहले वो जान लें। पुष्प विहार में 111 मिलीमीटर, छतरपुर में 104 मिलीमीटर, आयानगर में 87 मिलीमीटर, पालम में 73 मिलीमीटर, जनकपुरी में 68 मिलीमीटर, सफदरजंग में 57 मिलीमीटर, पालम में 73 मिलीमीटर, लोधी रोड में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना तो हो गया, तापमान भी घटा है, लेकिन दिल्ली के लोग मौसम का मजा नहीं ले पा रहे, क्योंकि बारिश आई तो अपने साथ तरह तरह की आफत सड़कों पर, मोहल्लों में, बस्तियों में पानी भरने के रूप में लेकर आई। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में सब चंगा सी। यह रिपोर्ट देखिए। मॉनसून में जल भराव रही दिल्ली, ये दावा दिल्ली सरकार के मंत्री का है। लेकिन दिल्ली की सड़कें, मोहल्ले, गलियां कुछ और ही कहानी कह रही। दिल्ली में पिछले 2 दिन से बारिश का ब्रेकडाउन हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। कुछ तस्वीरें प्रवेश वर्मा ने अपने पोस्ट में डाली है। अब सरकार की आंख खोलने वाली कुछ तस्वीरें हम भी आपको दिखाते हैं। कहने को तो ये 4 तस्वीरें हैं, लेकिन मॉनसून में दिल्ली की तस्वीर कितनी बदली है, ये उसका जीता जागता सबूत है। ये वीडियो फतेहपुर बेरी इलाके की वाल्मीकि बस्ती का है। एक दिन की बारिश में पूरी बस्ती तालाब बन गई है। बस्ती की गलियों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। दक्षिण दिल्ली के इस इलाके के लोगों के पास नाव नहीं है, लिहाजा टेम्परेरी नाव बनाकर वो बच्चों को पार लगा रहे हैं। घरों के अंदर तक पानी घुस गया, घर का सामान खराब हो रहा है। मॉनसून में हर साल ऐसे ही हालात होते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वाल्मीकि बस्ती से अब दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके सैनिक फार्म आइए। यहाँ की तस्वीर भी अलग नहीं है। यहाँ सड़क पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियों को इस पानी में डूबकर ही जाना पड़ रहा है। जो आज से 5-7 साल पहले था, 10 साल पहले था, वही आज भी सेम चीजें चल रही है। यहाँ भी बहुत बुरा हाल है, बहुत बारिश है, बहुत ज्यादा। कोई यहाँ पर सुविधा नहीं, यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे मेन रोड है, यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए सैनिक फार्म के अंदर, यहाँ पे है नहीं। सब ठीक किया, उधर की राजू पार्क की साइड, उधर की साइड इतना पानी था, बड़ी मुश्किल से मैं घर से ही बाहर आया। ये दिल्ली का दुर्गा विहार इलाका है।
इस इलाके में भी बारिश की वजह से जल जमाव है। एमसीडी के स्कूल में बच्चे आए हैं, टीचर भी आए हैं, लेकिन जिन हालात में यहाँ पहुँचे हैं उसमें पढ़ाई कर पाना नामुमकिन है। ये किसी एक साल की बात नहीं, हर साल मॉनसून में ऐसी ही आफत आती है। जब भी बारिश होती है पानी यहाँ भर जाता है, रोज ही भरता है और कोई नाले की सफाई नहीं हो रही। यहाँ तो आने जाने वाले बच्चों को, गार्जियन को, सभी को परेशानी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर जगतपुर से आई, जहां सड़क पर पानी भरा होने की वजह से स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे खुले नाले में गिर गए। बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि आसपास लोग मौजूद थे और उन्होंने तुरंत ही उन्हें निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अगस्त के महीने में मॉनसून दिल्ली में आफत बरसा रहा है। पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश की वजह से मेहरौली बदरपुर रोड, ITO, वजीराबाद रोड, पटेल रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, कापसहेड़ा बॉर्डर, पीरागढ़ी, GTB एनक्लेव, दिलशान गार्डन समेत कई इलाकों में दिन भर ट्रैफिक रेंगता रहा। दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार समेत दक्षिण दिल्ली के कई मोहल्लों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई जगह पेड़ गिरने की खबर है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 10 अगस्त तक ऐसे ही बारिश जारी रहेगी। अब सोचना मंत्री जी को है कि क्या दिल्ली सिर्फ चंद सड़कों तक सीमित है? क्या मॉनसून का मजा लेने का हक पूरी दिल्ली को नहीं है? हर साल मॉनसून आता है और अपने पीछे ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या हमारे शहर बारिश के लिए तैयार हैं? 2 दिन की बारिश में दिल्ली NCR का क्या हाल बन चुका है, ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त जब मैं आपसे ये बातचीत कर रही हूं, खबर दिखा रही हूं, तब दिल्ली और NCR की सड़कों पर हजारों लोग, हजारों गाड़ियां अटकी हुई हैं। बहुत से लोग सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले थे। आपको बताते चले, अपने दफ्तर जैसे तैसे पहुंचे। शाम को जब निकले अपने दफ्तर से घर के लिए, तो इस समय भी जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। और जब तक बारिश चलती रही, दिल्ली और NCR के लोगों का हाल ऐसा ही रहने वाला है। दिल्ली से सटा हुआ है साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में है। मल्टीनेशनल कंपनियों की बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां पर। लेकिन हर साल कुछ घंटों की बारिश गुरुग्राम की सिविक अथॉरिटीज की पोल खोलकर रख देती है। इस बार भी कुछ बदला नहीं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ने यह ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसको देखिए और समझिए कि जब भी बारिश आती है तो बड़े बड़े शहरों का भी इतना बुरा हाल क्यों हो जाता है। गुरुग्राम में हो रही बारिश से आम जनजीवन बेहाल है और ये सेक्टर 12 का इलाका है, जहाँ देखिए किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं वो डूब के निकल रही हैं। ये गुरुग्राम का हाल है बारिश का, जो तमाम लोग झेल रहे हैं। देखिए गाड़ियां कैसे निकल रही हैं। लोगों की गाड़ी जो है इस भरे हुए पानी में खराब हो गई है। सड़कों पर इसी तरीके का लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जिस तरह से जल भराव हो रहा है, उस जल भराव की वजह से तमाम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे पूरे देश में ही मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बरसात से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबर है। कई जगह रास्ते बंद हैं। केरलम समेत दक्षिण के कई राज्यों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगस्त में बारिश ने किस तरह का कहर अलग अलग हिस्सों में बरपाया है, इस ऑल इंडिया रिपोर्ट में देखिए। अगस्त के महीने में आधा हिंदुस्तान बादल फाड़ तबाही की जद में है।
पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला तो पिछले महीने से जारी है और उसके आफ्टर इफेक्ट भी लगातार दिख रहे हैं। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां बारिश की वजह से एक बार फिर पहाड़ खिसके, पहाड़ों से पत्थर सड़क पर आ गए और हाईवे बंद हो गया। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में भी लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ भरभराकर नीचे आया, 80 गांव का संपर्क टूट गया। रास्ता बंद होने की वजह से गांव वालों को कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड के खतरे की वजह से मध्य महेश्वर धाम की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है। लगातार बारिश से मधुगंगा नदी पर लकड़ी का पुल भी बह गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी है। बारिश की वजह से उत्तराखंड, गंगोत्री हाईवे, यमुनोत्री हाईवे, बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भी हालात बेहद नाजुक है। बडगाम में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। शोपियां में भी बादल फटने से लोगों की आफत बढ़ गई। कई इलाके बारिश के पानी में डूब गए। अब आपको उत्तर से दक्षिण के राज्य केरलम की डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं। केरल में लगातार बारिश की वजह से पलक्कची वाटरफॉल का पानी अचानक बढ़ गया और यहाँ घूमने आए टूरिस्ट फंस गए। स्थानीय निवासियों और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों की जान बचाई। हालांकि एक शख्स को बचाया नहीं जा सका। मुन्नार के रिपल वाटरफॉल का पानी भी डेंजर लेवल पर आ गया है। मुन्नार में पिछले कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है। वाटर बॉडीज में पानी बढ़ने की वजह से किसी को इनके पास न जाने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने केरलम के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अलप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, कन्नूर और कासरगोड में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। यूपी में भी अगस्त में मानसून ने गियर बदल लिया है। पूर्वी से पश्चिमी यूपी हर तरफ बारिश से मौसम सुहाना तो हुआ है, लेकिन कई जगह लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सोनभद्र की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में फंस गया। पहाड़ी नाले का पानी इतना बढ़ गया कि वो पुल के ऊपर आ गया। पानी के बहाव में एक स्कूटी बह गई। निकलने की कोशिश कर रहा ट्रैक्टर वहीं फंस गया। अगस्त की अभी शुरुआत हुई है। मॉनसून ने अभी अपना रंग दिखाना शुरू ही किया है, लेकिन आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। पिछले 1-2 दिनों से इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि अब सरकार यूपीआई पेमेंट पर भी चार्ज वसूलेगी। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि संसद में मंगलवार को एक विधेयक पेश हुआ है जिसमें डिजिटल पेमेंट से ये जुड़ा हुआ है और इसी को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि अब आम जनता से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि सरकार सिर्फ मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर पर शुल्क लगाने की सोच रही है, आम ग्राहकों पर नहीं। यानी यूपीआई पेमेंट पर दुकानदारों से चार्ज वसूला जा सकता है, वो भी 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट होने पर। लेकिन अभी इससे जुड़ा बिल सिर्फ लोकसभा में पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है। लेकिन अगर बिल पास भी हो जाता है तो भी आम यूजर्स पर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। और अब आज का जनहित मंत्र। मंजिल उन्हें ही मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से समझौता नहीं, उनका सामना करते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।